Hello and welcome to Northeast PSC. Today in our discussion we will be discussing about the Project Tiger. It has recently completed 50 years of this project. We will see how the project has helped in improving tiger population in India, how we fared with respect to conserving tiger population, how we have tackled some challenges and what are the challenges that exist even today. तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे. टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें, ये यूपीएससी की GS3 का पार्ट बनता है. ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी चैप्टर के अंदर आता है. और इन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं आज के डिस्कशन के साथ. तो अभी एक द हिंदू में रिपोर्ट आया था कि जो आप प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रही है, इसका 50 साल हो गया. इसकी जो आपका सक्सेस है, फेलियर है, चैलेंजेस है, इन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश किया जाएगा. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, तो 1973 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था. ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात, 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर की जब हम बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर, इट वॉज introduced India's tiger reserves whose status has since rapidly ascended. ठीक है, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी, शुरू में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी के तौर पे टाइगर रिजर्व जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी के तौर पे शुरू किया गया था. लेकिन बाद में इसको स्टेचुटरी कैरेक्टर दिया गया थ्रू 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की जब हम बात करें, FRA, उसके तहत इसको एक स्टेचुटरी बैकिंग दिया गया. ठीक है, क्योंकि दुनिया भर में जो है आपका क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ जो आपका सीरियसनेस है, हमारे जो कमिटमेंट है, हमारे जो स्पीशीज़ हैं, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, उसके कंजर्वेशन, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत चल रही थी. ठीक है, तो उसी संदर्भ में इंडिया में भी हम लोगों ने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया. ठीक है, There were 9 tiger reserves in 1973, over 9,115 square kilometers. Today, there are 54 tiger reserves in the country in 18 states, occupying around 78,000 square kilometers. So, हमारी जो कमिटमेंट है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के लेकर, टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्वेशन को लेकर, टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लेकर जो हमारी कमिटमेंट है, उसमें हम लोग सक्सेसफुल साबित हुए हैं. उसमें हम लोगों की जो सीरियस अप्रोच है वो यहाँ से दिखती है कि 1973 में वी हैड जस्ट 9 टाइगर रिजर्व्स. आज के डेट में मोर देन 54 टाइगर रिजर्व्स आर देयर. ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व की जो कहानी है, ये पूरी दुनिया भर में इसको एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इंडिया डिड रियली गुड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. इसके साथ साथ हम लोग CTH भी डिक्लेयर करते हैं, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स. मतलब वो सारे इलाका जो टाइगर की पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़्यादा क्रिटिकल है, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलाका जिसको होता है, जिसको हम लोग क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बोलते हैं. ठीक है, एंड ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात करें, इसमें आता है आपका लगभग 42,913 स्क्वायर किलोमीटर. इसके मतलब अराउंड 26% ऑफ द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जितना एरिया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं, उसका लगभग 26% एरिया हम लोग क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तौर पे घोषित करते हैं. ठीक है, सो ओरिजिनली टाइगर रिजर्व्स वर टू बी क्रिएटेड इन ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस. कैसे कि गवर्नमेंट होगा एक तरफ सिविल सोसाइटी होगा, दूसरी तरफ जो वहाँ के बाशिंदा हैं, वहाँ के जो लोग हैं. There will be a consensus among all this group of people, and then there will be a decision as to how and where to establish a tiger reserve. तो ये कोशिश किया गया कि there will be a democratic process in establishing these tiger reserves. ठीक है, on the basis of scientific and objective criteria. तो ऐसा नहीं है कि mindlessly planning नहीं किया जाएगा कि अगर हम लोग टाइगर रिजर्व establish करना चाह रहे हैं तो जहाँ मन करेगा वहाँ नहीं करेंगे. There will be a scientific study, there will be pros and cons, those things will be डिस्कस्ड. ओके, सो ये सारे कोशिश किया गया था. ये शुरू में ये हमारा कमिटमेंट रहा. द टाइगर कंजर्वेशन प्लान वॉज सिमिलरली रिक्वायर्ड टू एंश्योर द एग्रीकल्चरल, लाइवलीहुड, डेवलपमेंट एंड अदर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन टाइगर बियरिंग फॉरेस्ट्स. तो टाइगर फॉरेस्ट में रहते हैं बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हैं जो टाइगर के साथ साथ
वो लोग भी फॉरेस्ट में रहते हैं। तो उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उनका जो सेफ्टी एंड वेलबींग है, उनका जो लाइवलीहुड है, उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, उन तमाम चीज़ों को भी हमें प्रिजर्व करना है टाइगर को प्रिजर्व करने के साथ साथ। सो ऑल फोकस हमारा अगर टाइगर के ऊपर हुआ और जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको लेकर हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, ये बहुत ही सही बात नहीं है। तो द प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्ट दैट इंडियाज टाइगर रिजर्व्स हैव बीन नोटिफाइड विदाउट मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स। तो इन तमाम लोगों के साथ शुरू में जो बात करने की कोशिश किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट यहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब जो आपका लोग हैं, उन लोगों से भी उनकी जो कॉन्सेंट है, उनकी जो ओपिनियन है, दोज थिंग्स वी आर नॉट टेकन फ्रॉम दिस पीपल। सो दिस इज एन ब्रीड ओवरव्यू दैट वी कैन सी विथ रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट टाइगर। Now, what is the fundamental objective of this Project Tiger thing? Okay, so first and foremost is to ensure the maintenance of a viable population of tigers. There should be a significant population of tiger. Now, let me ask you, what is the importance of tiger for people like us? हो सकता है there will be some time when people can ask you that what is the significance of tiger? Okay. Or what is the significance of preserving tiger for humanity? This can be a question, isn't it? But we know that tiger क्या है, आपका सबसे टॉप मोस्ट जो आपका वो है, हमारा जो फूड चेन है, हमारे फूड चेन के जो टॉप कार्निवोर के लिस्ट में ये आते हैं। अगर टाइगर नहीं रहेगा, टाइगर किसके पॉपुलेशन, टाइगर जो है कार्निवोर है, ठीक है। टाइगर क्या कहते हैं, डियर या फिर काऊ, इन सब एनिमल्स को वो करते हैं, आपका खाते हैं। अगर टाइगर की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगा, डियर, कैटल, इन तमाम चीज़ों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। अब जब इन सब का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इनकी फूड क्या है, ग्रासेस है, ठीक है, ग्रासेस। तो ये लोग ग्रास पे वो करने लगेंगे, खाने लगेंगे ग्रास। जब बहुत ज़्यादा ग्रासेस जब एक्सप्लोइट हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका डेजर्टिफिकेशन होगा कि नहीं, ओवरग्राजिंग होगा कि नहीं। ओवरग्राजिंग जब हो जाएगा तो वहाँ पर टोटल जो पॉपुलेशन की जो आपका वहाँ पर आसपास की जो आपका इकोसिस्टम हो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारे इकोसिस्टम में, हमारे फूड चेन में हर एक कैटेगरी की स्पीशीज़ की एक अहम भूमिका है, एक अहम रोल है। एंड इफ़ वी एलिमिनेट एनी वन ऑफ दिस स्पीशीज़ फ्रॉम एनी वन ऑफ द लेवल्स, देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। पहली बात कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्कीम। एक तो हो गया आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा हो गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जो आपका फंडिंग होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट 100% फंडिंग देते हैं। अगर हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की बात करें तो इसमें क्या होगा कि कुछ जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, हिली स्टेट्स हो गया, उन सब में क्या होता है 90% जो आपका उस स्कीम का जो पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं। बाकी 10% कौन देते हैं, आपका बाकी 10% स्टेट्स देते हैं। लेकिन जो बड़े स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, इस तरह के जो है वहाँ पर 60% जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं, बाकी 40% स्टेट गवर्नमेंट देते हैं। तो इस तरह ज़्यादातर केसेस में, ऐसा यूनिवर्सल नहीं है, बट दिस इज़ हाउ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, माने वहाँ पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जो आपका खर्चा होता है वो क्या होता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट उठाते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है ये स्कीम, ठीक है। और जो NTCA है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। NTCA क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ समझ लिया। अब 2-4 चीज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसको 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। और ये क्या एक कमेटी बनाया गया था, टाइगर टास्क फोर्स। तो इस टाइगर टास्क फोर्स की जो आपका कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, उन्होंने बोला कि हमारे पास एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो टाइगर कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ सारा जो आपका मतलब एपेक्स बॉडी के तौर पे काम कर पाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर को कंजर्वेशन करने के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी होना चाहिए। उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए गवर्नमेंट ने NTCA बनाया, ठीक है। और इसकी जो पावर आता है कहाँ से आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है। तो ये क्या है, आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और इसमें मेंबर कौन कौन आएगा,
यूनियन मिनिस्टर होगा MOEFCC का जो है आपका एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन होंगे। उसके अलावा जो आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द MOEFCC वो वाइस चेयरमैन होंगे। मतलब कि वो होता है ना कि आपका कैबिनेट मिनिस्टर, फिर आपका पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर होता है, उस मिनिस्ट्री के अंदर डिप्टी मिनिस्टर होता है, उस मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। तो ऐसे ही MOEFCC के अंदर जो आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो वाइस चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे। उसके अलावा 3 MP होंगे, सेक्रेटरी होंगे MOEFCC का। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, सेक्रेटरी और 3, ये 4, 5, 6, टोटल 6 लोग होते हैं NTCA में। ठीक है, इसका काम क्या है, सुपरवाइजरी एंड कोऑर्डिनेशन रोल एंड अप्रूवल ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन प्लान। Whatever plan that is being brought out, whatever plan that has been planned, those plan is approved by NTCA. ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ द स्कीम्स, दैट इज सुपरवाइज्ड बाय NTCA. Okay, and how can you coordinate between different organs of the government? How can you coordinate between different state governments in order to preserve the tiger population? All these things are taken care of by NTCA. Okay, I hope that makes sense. Now, the origins of Project Tiger. If we talk about Project Tiger, this image is from Times of India. ठीक है, so in 1972 India enacted the Wildlife Protection Act. First of all, ठीक है, this introduced the concept of national parks. New spaces within notified forests called national parks, where the rights of forest dwellers were removed and vested with the state government. Whoever this जो आपका फॉरेस्ट ड्वेलर, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की राइट्स को वहाँ से ले लिया गया और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे दिया गया। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व और प्रोटेक्ट द वल्नरेबल स्पीशीज. This was given through Wildlife Protection Act of 1972. It also created wildlife sanctuary where only some permitted rights could be exercised. तो नेशनल फॉरेस्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर कोई राइट नहीं है, और अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें यहाँ पर क्या है, आपका सम राइट्स किसके लिए हैं, जो वहाँ उस इलाके में जो रहते हैं उन तमाम लोगों को कुछ राइट्स दिया गया। एंड यही इसी के बाद की जो अल्टीमेट डेवलपमेंट हुआ था आपका प्रोजेक्ट टाइगर की। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर की भी एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 1973 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक तो ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, दूसरा आपको पता है बॉलीवुड की पहला चॉकलेट हीरो ऋषि कपूर बॉबी मूवी में काम करता है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट मूवी है, कितना इंपॉर्टेंट ईयर है। उसके अलावा 24 अप्रैल अगर हम बात करें, 24 अप्रैल 1973 ये वो दिन है जिस दिन सचिन रमेश तेंदुलकर उनकी पैदाइशी होती हैं। ये वही दिन है जब केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वो जजमेंट सुना जाता है। ठीक है, केशवानंद भारती। तो ये 1973 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है और प्रोजेक्ट टाइगर इज़ वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स दैट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो 2022 के मुताबिक अगर हम बात करें, द कैमरा ट्रैप मेथड इंडिकेटेड देयर वेर 3,167 to 3,925 टाइगर्स इन इंडिया। मोर देन 3,100 to 3,900 टाइगर्स आर देयर। क्योंकि मतलब सटीक तरीके से एकदम फिक्स्ड तरीके से आप नहीं बता सकते हैं कि कितने वो हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैप देम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट देम। आप यहाँ कहीं देख लिए 2 किलोमीटर बाद जाके आप देख सकते हैं सेम टाइगर को आप काउंट दोबारा कर सकते हो। तो इसलिए ये फिक्स नंबर नहीं है, बट मोर देन 3,000 टाइगर पॉपुलेशन आर देयर। गवर्नमेंट ने क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स बनाया है टू वाउच सेफ ए पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट्स फॉर टाइगर सेंट्रिक एजेंडास। तो जो फॉरेस्ट की कुछ इलाके को स्पेसिफिकली टाइगर को बचाने के लिए रखा जाएगा। बियॉन्ड ईच CTH हर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बगल में एक बफर एरिया होगा। ठीक है, वो बफर एरिया क्या है, एक मिक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड। यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड और नॉन फॉरेस्ट लैंड यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइगर काउंट की अगर हम बात करें 2018 में 2,967 टाइगर था, वो बढ़ के 2022 में आते आते कितना बढ़ गया देखिए, लगभग 700 टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गया। ठीक है, और हाईएस्ट टाइगर अगर हम बात करें अभी 785 मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटका में आप 563 देख सकते हैं। ठीक है, ये जो डार्क
ब्राउन है ये 2022 का रिपोर्ट है, लाइट ब्राउन ये 2018 का रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं स्टेट वाइज जो आपका हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन जहाँ पर मिल रहा है। रिजर्व्स विथ हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन क्या क्या है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, बंदीपुर कर्नाटका, नागरहोल कर्नाटका, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। तो ये सारे जगह पे आपको ज़्यादातर के अमाउंट में, ज़्यादातर नंबर में आपको फॉरेस्ट टाइगर पॉपुलेशन दिखाई देगा, ठीक है। ए चेंज ऑफ ऑपरेशंस, तो ये जो हमारा आज की डिस्कशन है इसकी एक फाउंडेशन है आपका द हिंदू में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में एक आर्टिकल छपा था जिसके था हम लोग लिए थे। तो 2005 में हम लोगों ने क्या देखा कि गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर टाइगर फोर्स वो किया, सेटअप किया, जिसके रिकमेंडेशन चलते NTCA बनाया गया है कि नहीं, याद है? ओके। इस टाइगर फोर्स को क्यों अपॉइंट किया गया? टू क्रैक द मिस्ट्री ऑफ वैनिशिंग टाइगर्स, कि इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करने के बावजूद भी हमारे टाइगर पॉपुलेशन कम क्यों हो रहा है, या फिर मतलब हमारे पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए टाइगर टास्क फोर्स बनाया गया था। और इन लोगों ने ये पाया कि यूजिंग गन्स, गर्ड्स एंड फेंसेस नॉट इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग टाइगर। अब गन, गर्ड और फेंस मतलब कि चारों तरफ से दीवार बना देना, तो इन तमाम जो आपका मेथड है ये इफेक्टिव मेथड नहीं है टाइगर को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। और जो आपका फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों के बीच में जो और आम लोगों के बीच में जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि दोज हु कोएग्जिस्ट विद द टाइगर्स वाज ए रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो जो लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन लोगों के बीच में हमेशा खींचातानी और कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। और इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने की जो हमारी कमिटमेंट है वो डिरेल हो गया, ठीक है। द ग्रुप asserted दैट द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर इज inseparable फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट इट roams in. This is very important. You cannot protect the tigers if you are not protecting the forest, because ultimately if you have a home then only you will stay in that home. Okay, if there is a flood, your home washes away, where will you live? So it is very important to ensure that your home is safe, and the deforestation and that area under forest land is decreasing day by day. So our first priority has to protect the forest land. But the protection of these forests is in itself inseparable from the fortunes of the people. So in order to protect the forest, you'll have to protect the people who live in these forests. ठीक है। अब घर बसा लिया, घर पे लोग नहीं रहने देंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरेस्ट में रहने वाले लोग उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो आपको फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना बड़ा इजी हो जाएगा। उसके साथ साथ आप टाइगर कंजर्वेशन की जो आपका प्रोसेस है ये भी बढ़ सकता है। ये इस टाइगर टास्क फोर्स का एक ऑब्जर्वेशन था। इसलिए 2006 में NTCA बनाया गया, ठीक है। और टू एंश्योर दैट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स रिमेन्ड इनवायलेट, द एक्ट ओनली मॉडिफाइड फॉरेस्ट ड्वेलर्स यूज ऑफ फॉरेस्ट्स, मोस्टली ट्राइबल, एंड प्लान्ड टू रिलोकेट दैम इफ रिक्वायर्ड। तो बोला कि जो ट्राइबल लोग हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी राइट को हल्का फुल्का मॉडिफाई करना पड़ेगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगा उनको रिलोकेट करना पड़ेगा। उनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, वी कैनॉट लिव देम हाई एंड ड्राई। उनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, बेबस नहीं छोड़ सकते। वी विल हैव टू थिंक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल हु लिव इन दिस फॉरेस्ट। Subsequently, what we see that the government enacted another law, which is Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006. It is also known as Forest Rights Act. So this act was made by the Parliament of India in order to recognize the rights of the scheduled tribe people who live in the forests. Okay. And this act recognized all customary and traditional forest rights. जो भी आप सदियों से जो राइट्स आप एंजॉय करके आ रहे हैं, सदियों से जिस तरह से आप फॉरेस्ट में रहते हैं, सदियों से जो रीति रिवाज आपका लाइफ का पार्ट है, दोज थिंग्स आर रिकॉग्नाइज, दोज थिंग कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू। ये इस लॉ में बताया गया, ठीक है। और अगर भले ही वो टाइगर रिजर्व के अंदर वो इलाका क्यों ना आए, यू हैव योर राइट to protect and preserve your traditional customs and practices. And the same act also says that habitation label Gram Sabha was to democratically determine and demarcate the forest rights that
the FRA recognized. The most important body is Gram Sabha under this act. So if you are asked that forest right acts give the power to decide, the territorial extent of a tiger reserve or a protected area, who is that body? It is the Gram Sabha. Gram Sabha has been given this authority to recognize the most suitable or conducive place. ताकि ग्राम सभा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्राम सभा का पता है वहाँ के लोगों की क्या इंटरेस्ट है, व्हाट आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट टू द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. सो इट इज ग्राम सभा हु इज बेस्ट प्लेस्ड टू डिसाइड. Okay, it is not the Parliament of India, it is not the state legislative assembly who will decide, it is not the chief minister or the governor, because all these people, they do not live in the forests. So the rights and interests of forest people will only be understood by the Gram Sabha of that forest. The Gram Sabhas became the authority to protect, conserve and manage forests, wildlife and biodiversity विदिन देयर कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल बाउंड्रीज. बोला कि हम इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, कंजर्व भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे. किसको मैनेज करेंगे? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, बट एट द सेम टाइम वी विल हैव टू स्टिक टू आवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड वी कैन हेल्प इन कंजर्विंग दिस स्पीशीज प्रोवाइडेड you have ensured our safety and security. As a result, what we say is that Forest Right Acts secured the livelihoods of at least 20 crore Indians in 1.79 lakh villages. So around 20 crore Indians were saved because of this act. So importantly, the Forest Rights Act introduced a critical wildlife habitat. तो पहले हम लोग के पास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट था, अब क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के भी कॉन्सेप्ट आया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. जैसे हम लोग देखे थे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, उसी तरह से क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट लाया गया, ताकि एक ही डिफरेंस है इसमें बाकी सारे चीज़ में. वो क्या है? वंस CWH हैड बीन नोटिफाइड इट कुड नॉट बी डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस. अगर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किसी इलाके को घोषित कर दिया गया, वहाँ पर आप नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं. ठीक है. इंडियाज बेसिस फॉर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स के लिए इंडिया का क्या तर्क है? सो ओरिजिनली टाइगर रिजर्व्स वेयर टू बी क्रिएटेड इन ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस. ठीक है, हम लोग देखा ऑलरेडी. टाइगर कंजर्वेशन प्लान वाज सिमिलरली रिक्वायर्ड टू एंश्योर द एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड एंड डेवलपमेंट एंड अदर इंटरेस्ट ऑफ पीपल. ये भी हम लोगों ने देखा. ठीक है. द बेसिस ऑफ द CTH is evidence of the irreversible damage to wildlife and human activities have wrought. So they say that wildlife and human conflict with wildlife has resulted in the wiping out of so many species from our forests. Okay, so it is critical, it is important for us to save those population. It is important for us to preserve and conserve these animal species. So this is why the need arises, because बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, जो कि हम उन सारे डैमेज को रिवर्स भी नहीं कर सकते. उन सारे डैमेज से हम लोग बाहर भी नहीं आ पाते हैं. द बफर एरिया आउटसाइड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज़ टू प्रोमोट ह्यूमन एनिमल कोएग्जिस्टेंस. वो जो आपका CTH के बाहर जो आपका बफर एरिया है, वहाँ पर इंसान और एनिमल किस तरह से मिलजुल कर रहेंगे, उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, ये बफर एरिया बनाया गया है. तो सिमिलर है ओडिशा में, यहाँ पर आपको बफर एरिया नहीं मिलेगा. ठीक है. इन जोग्राफिकल लिमिट्स, इट्स जोग्राफिकल लिमिट्स आर टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया विथ इनपुट्स फ्रॉम द कंसर्न ग्राम सभा. तो एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का एरिया कितना बड़ा होगा, ये ग्राम सभा के साथ बात करने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा. द प्रॉब्लम इज दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट. इन तमाम लोगों से बातचीत करके इन्होंने ये डिसीजन पे नहीं अराइव हुआ था. तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि जो टाइगर पॉपुलेशन और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, दोनों ही काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गए हैं. ठीक है. अब रिलोकेशन एंड रिहेबिलिटेशन की अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, ये बताते हैं कि वॉलंटरी रिलोकेशन ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस. तो जो पीपल है, जो आपका फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, उन लोगों को आप एक जगह से आप हटा सकते हैं ओनली इफ़ दे आर एग्रीइंग. ठीक है. आप उनको ज़बरदस्ती वहाँ से क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, इफ़ दे आर वॉलंटरीली एग्रीइंग टू योर टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है. Once the Forest Rights Act recognizes people's rights under it,
The state acquires those rights according to the terms of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement. इसको लार एक्ट भी कहा जाता है। तो लार एक्ट के तहत जैसे ही एक ग्रुप ऑफ पीपल, उन लोगों ने बोला कि मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपने उन तमाम ग्रुप्स के राइट्स को तो आपने रिकॉग्नाइज किया, तो अगर आप इन तमाम लोगों की आप ज़मीन या फिर कुछ भी आप एक्वायर कर देते हो तो उनको आप प्रॉपर क्या देना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन देना पड़ेगा, प्रॉपर रीसेटलमेंट होना पड़ेगा, उनको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, फेयर कंपनसेशन होना पड़ेगा, ठीक है। सो नो रिलोकेशन कैन हैपन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटीज़। जिन लोगों को आप वहाँ से रिलोकेट करना चाहते हैं उन लोगों के साथ आप बात करने के बाद उनको रिलोकेट करें, उनको ज़बरदस्ती आप रिलोकेट नहीं कर सकते हैं। ये जो लार एक्ट है ये बोलते हैं कि इट रिक्वायर्स द रिहेबिलिटेशन पैकेज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कंपनसेशन एज वेल एज सिक्योर लाइवलीहुड्स टू दोज रिलोकेटेड। फाइनेंशियल कंपनसेशन तो है ही, उसके साथ साथ आपको उनकी एक रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में वो कुछ काम कर पाए, उस काम के तहत उसको पैसा मिले और उसके थ्रू अपना ज़िंदगी अच्छे से जी पाए, ये तमाम चीज़ आपको इंश्योर करना पड़ेगा। लार एक्ट के तहत गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, रिलोकेटेड लोगों को कंपनसेशन देना पड़ेगा, और वो क्या होना पड़ेगा, कंपनसेशन कैसा होगा, ट्वाइस द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड। जो आप लैंड ले रहे हैं उसके दोगुनी पैसा उनको देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जो द वैल्यू ऑफ एसेट्स अटैच्ड टू द लैंड इंक्लूडिंग ट्रीज एंड प्लांट्स, सब्सिस्टेंस अलाउंस फॉर ए ईयर, एक साल तक वो आपने इस फॉरेस्ट एरिया में वापस आ सकते हैं, ठीक है। नहीं, सब्सिस्टेंस अलाउंस, इसके अलावा आपको पैसा भी और पैसा दे सकते हैं। मैं अलाउंस मतलब कि उसकी बात सोच रहा हूँ, सॉरी। एंड एन वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रिलोकेशन, ठीक है, OTF, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इट ऑल्सो नीड्स टू प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल्स, बिलोंगिंग्स, कैटल एंड a one time resettlement allowance. Each family is to be provided land and a house. हर फैमिली को ज़मीन भी देना पड़ेगा, उनको घर भी देना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, द रीसेटलमेंट प्लान ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स। उनको अल्टरनेट फ्यूल मिलना चाहिए, फॉडर मिलना चाहिए, अपने एनिमल्स वगैरह के लिए उनको क्या मिले, उनका दाना हो पाए, ठीक है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट से जो वो लोग जो नॉन टिम्बर प्रोडक्शंस जो लेके आ रहे हैं, चाहे आप उसकी फ्रूट्स की बात करें, चाहे आप वहाँ से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, उन सब तमाम चीज़ों को लेकर उनको एक्सेस मिलना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, अच्छा रोड मिलना चाहिए, ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, कैटल के लिए पानी मिले, ग्राजिंग लैंड हो, राशन शॉप हो, पंचायत बिल्डिंग हो, पोस्ट ऑफिस हो, सीड कम फर्टिलाइजर स्टोरेज फैसिलिटी, इन तमाम चीज़ों को आपको इंश्योर करना पड़ेगा ये सारे लोगों के लिए। तो हाउएवर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव लिमिटेड देमसेल्व्स टू प्रोविजंस इन द 2008 रिवाइज, 2008 में एक रिवाइज गाइडलाइंस लाया, ठीक है, और उसके तहत यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको थोड़ा लिमिटेड कर दिया। दिस एंटेलमेंट्स अ कंपनसेशन ऑफ 10 लाख रुपीज़ रिवाइज्ड इन अप्रैल 2021 टू 15 लाख रुपीज़। तो अभी आपको 15 लाख रुपया दिया जाएगा एज ए कैश और रिलोकेशन रिहेबिलिटेशन पैकेज। तो आपको रिहेबिलिटेशन पैकेज दिया जाएगा। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हम लोग क्या देखते हैं कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को राइट की जो है आपका समझ किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और उनको एक कंपनसेशन पैकेज देने की बात किया जा रहा है। और दिस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर द टोटल कंपनसेशन, ये तो आपका वन टाइम पैकेज होगा। जो कंपनसेशन, रीसेटलमेंट, रिलोकेशन ये आपको देना ही पड़ेगा। एज ऑफ 2018 देयर आर 2808 विलेजेस इन क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने लोकसभा में बोला कि जो जुलाई 2019 तक देयर वर 57,386 फैमिलीज ऑफ विच 42,000 रिमेन इनसाइड 50 टाइगर रिजर्व्स। तो ये इन लोगों को रिलोकेट करने की ज़रूरत है। अब टाइगर और पीपल के बीच में एक कॉन्टेस्ट हो रहा है। टाइगर रिजर्व्स एक्सपीरियंस द मोस्ट रेजिस्टेंस टू द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। तो आप क्या करें, टाइगर रिजर्व्स के इलाके में जो लोग हैं उनकी फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज करना और उनकी फॉरेस्ट राइट्स को या फिर उनको टाइगर रिजर्व से बाहर निकाला, इसमें बड़ा डिफ़िकल्ट सा सिचुएशन हो जाता है। मार्च 2017 में NTCA ने क्या किया, इट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज राइट्स अंडर FRA इन द CTHS। तो लोग क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनका फॉरेस्ट राइट्स हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ गाइडलाइंस फॉर नोटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट विच द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री वाज टू इशू। तो बोथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, आपका फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की राइट को आपको
जानना पड़ेगा या फिर उनके राइट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अगर वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में रह रहे हैं। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री आपने एक गाइडलाइंस इशू किया 2018 में, एंड ये जो वो था बैन था इसके ऊपर, जो NTCA ने जो बताया था उसको रिवोक कर दिया। इनकी जो राइट्स है इसको दोबारा रिकॉग्नाइज किया गया। द फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 13 बेसिक गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटीज़। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सारे चीज़ आपको देना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। सो ग्राम सभा का जो कॉन्सेंट है इज मैंडेटरी फॉर सच डाइवर्सन ऑफ लैंड, बट ऑन October 28, 2020 एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बताया इंजिस्टेड दैट द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, a statutory body under Wildlife Protection Act, must issue a wildlife clearance if these diversions are from national parks and wildlife sanctuaries। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देख सकते हैं। कुछ चैलेंजेस है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है। इनकी जो रहने वाले जो इलाका है वो बहुत डिमिनिश होता जा रहा है। टाइगर की जो इलाका है वो बहुत कम होता जा रहा है, इसलिए एनिमल्स और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। पोचिंग, इलीगली जो आपका टाइगर पॉपुलेशन उनको मारना और उनके स्किन को बेचना, ठीक है, और मेडिसिन के लिए, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए इस्तेमाल करना या फिर लग्जरी गुड्स के लिए इस्तेमाल करना है, ये सारे चीज़ों की वजह से पोचिंग होता है, वो भी एक चैलेंज है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, जो टाइगर पॉपुलेशन है उनकी बहुत ज़्यादा एरिया ना होने की वजह से वो कुछ लिमिटेड एरिया में रह जाते हैं। तो अपने ही फैमिली के जो आपका वो होता है, उनका ऑफस्प्रिंग होता है, उन्हीं के बीच में क्या होता है, आपका सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद उनका फिर फर्दर न्यू जनरेशन आता है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं हो पाता है, नया जीन उनके उस वहाँ पर नहीं आ पाता है। फिर क्लाइमेट चेंज की बात क्या होता है कि जो हैबिटेट है, ठीक है, इट इम्पैक्ट द हैबिटेट्स एंड प्रे। तो जो टाइगर जो सब प्रे के ऊपर बचता है वो सारे प्रे कम्युनिटी भी कम होता जा रहा है। करप्शन एंड एनफोर्समेंट की बात करें, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ है इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और लैक ऑफ रिसोर्सेज कैन अंडरमाइन कंजर्वेशन एफर्ट्स। ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात करें, टाइगर रिक्वायर्स इंटरकनेक्टेड लैंडस्केप्स फॉर जेनेटिक इनफ्लो। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए टाइगर का क्या होना चाहिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी होना बेहद ज़रूरी है, वो भी नहीं हो पा रहा है। हैबिटेट कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन, आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका टाइगर की जो रहने की जगह है उसको आप कंजर्व करें, और अगर उसकी एरिया अगर कम हो गया है उसको आपको बढ़ाएं, उसको आप एफोरेस्टेशन करें, फॉरेस्ट की इलाके को बढ़ाएं, ठीक है। उनकी जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाएं ताकि एक वाइल्ड लाइफ इलाके दूसरे वाइल्ड लाइफ इलाके से क्या हो, आपका कनेक्टेड रहे, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो पाए, ठीक है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, वहाँ के लोगों को आप इन्वॉल्व करें, वहाँ के लोगों को आप बाहर करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ के बीच में रहने वाले लोग हैं वो वहाँ की वाइल्ड लाइफ के सबसे अच्छे दोस्त हैं, सो दे कैन हेल्प यू प्रोटेक्टिंग दी वाइल्ड लाइफ्स। उसके अलावा एंटी पोचिंग मेजर्स, जो भी लोग ये ब्लैक बाक हो, ठीक है, या फिर जो जिसे वो होता है ना ब्लैक बाक वाला केस आपने सुना होगा, ठीक उसी तरह से टाइगर को भी लोग पोचिंग करते हैं, उसको हमें रोकने की कोशिश करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग लॉ लाना पड़ेगा, पनिशमेंट की जो मात्रा है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉस, जो भी आपका कानून है उसको सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ग्राउंड लेवल पे। ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन हो, ठीक है, एक टाइगर इलाका दूसरे टाइगर इलाके के साथ कनेक्टेड हो। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ रहा है उसको हमें कम करने की कोशिश करना पड़ेगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ऐसा प्रैक्टिस जहाँ पर हमारे रिसोर्सेस एग्जॉस्ट ना हो रहा हो। वी शुड एंश्योर दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज रिड्यूस्ड, एट द सेम टाइम देयर शुड बी कंजर्वेशन strategies for climate resilience thing, that genetic management that we already discussed. Research and monitoring should be there in order to understand the behavior, health and ecology of tiger, ठीक है। At the same time there should be education and awareness among people in general for a sense of pride and responsibility among people to protect their natural heritage. There should be responsibility from people in order to protect these animal species. And international support की अगर हम बात करें, there should be collaboration between organization, NGOs and other countries to protect these critical species. So these are the things that we wanted to discuss with respect to 50 years of Project Tiger. That shall be all for today. If you have any doubt, please let me know in the comment box, and see you in the next video. Till then, take care. Thank you so much. Bye bye.